लाइक हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। आज की वीडियो में मैं अनुकुमारी 2020 में जो नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह क्वेश्चन एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी और दूसरी तरफ एरर वेरिएंस के सोर्सेज दिए गए हैं। हमें टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को सही सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस के साथ मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जिसे परीक्षण पुनर्परीक्षण मेथड भी कहा जाता है, इसमें टाइम अधिक लगता है क्योंकि इसमें एक ही टेस्ट को एक विशेष समय अंतराल लगभग 14 दिन के गैप पर एक ही सैंपल या प्रयोज्य पर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टाइम सैम्पलिंग। ऑप्शन बी है अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म यानी समानांतर फॉर्म में दो पैरेलल फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। इसमें दो टाइप से टेस्ट ज्ञात किया जाता है। एक में फॉर्म ए एंड बी को एक ही दिन सैंपल पर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसे इमीडिएट पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहा जाता है। दूसरे में फॉर्म ए एंड बी को एडमिनिस्ट्रेट करने में 14 दिन का गैप दिया जाता है, जिसे डिलेड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहा जाता है। डिलेड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में एरर वेरिएंस का सोर्स टाइम सैम्पलिंग एंड कंटेंट सैम्पलिंग दोनों होता है, क्योंकि इसमें टाइम का गैप भी हो जाता है। सो इसका करेक्ट चॉइस होगा कंटेंट सैम्पलिंग एंड टाइम सैम्पलिंग। ऑप्शन सी है कोएफिशिएंट अल्फा। कोएफिशिएंट अल्फा, जिसको गुणांक अल्फा कहा जाता है, इसका यूज वहाँ किया जाता है जब टेस्ट आइटम्स के स्कोरिंग ट्रू फॉल्स ना होकर मल्टीपल चॉइस मेथड में दिए गए हों। इसमें एरर वेरिएंस का सोर्स कंटेंट सैम्पलिंग के साथ साथ कंटेंट हेट्रोजेनिटी यानी अंतर विषय विसमानता दोनों होता है। सो इसका करेक्ट चॉइस होगा कंटेंट हेट्रोजेनिटी। ऑप्शन डी है कोहेंस कप्पा। कोहेंस कप्पा कैटेगोरिकल आइटम्स में इंटर डेटा रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एरर सोर्स इंटर स्कोरर डिफरेंसेस, जिसे अंतर प्राप्तांक लेखक विभिन्नता कहा जाता है, होता है। इसमें एक ही टेस्ट पर दो एग्जामिनर्स द्वारा टेस्ट पर स्कोरर किया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो प्राप्तांक लेखन किया जाता है, फिर दोनों के बीच कोरिलेशन निकाला जाता है। इसमें एरर वेरिएंस इंटर स्कोरर डिफरेंसेस होता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन है इन व्हिच सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉलोइंग कॉग्निटिव माइलस्टोन्स आर अचीव्ड। ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिवर्सिबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड सेंट्रेशन। यह क्वेश्चन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो 4 स्टेज दी गई हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें चारों स्टेज में होने वाली जो मेन संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उन्हें एक सीक्वेंस में करना है। इस कॉग्निटिव थ्योरी में जो सबसे पहला स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व डेवलप होता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर बच्चे के सामने से किसी खिलौने को छिपा दिया जाए तो बच्चा ये समझता है कि ये खिलौना उसके सामने नहीं है, लेकिन वास्तव में वो खिलौना है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें सेंट्रेशन डेवलप होता है। सेंट्रेशन में बच्चे समझते हैं कि सब कुछ उन्हीं के आसपास उन्हीं पर सेंटर्ड है। जैसे अगर बच्चा वो दौड़ता है तो उसे लगता है कि उसके साथ साथ सन भी तेजी से चल रहा है। थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशन। इसमें रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण डेवलप होता है। पलटावी गुण का अर्थ ये है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उस डिवाइड करने पर भी 2 आएगा।
फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह स्टेज 11 ईयर से अडल्टहुड यानी वयस्कावस्था तक माना गया है। इसमें फ्लेक्सिबल रूप से बच्चे सोचने लगते हैं, उनमें एब्स्ट्रेशन का गुण विकसित हो जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके बाद सेंट्रेशन, फिर रिवर्सिबिलिटी और तब एब्स्ट्रैक्शन डेवलप होता है। यह क्वेश्चन है विच आर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कार्यकारी प्रकारों में क्या क्या इंक्लूडेड है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कॉग्निटिव प्रोसेस का एक सेट है जो बिहेवियर पर कॉग्निटिव कंट्रोल यानी संज्ञानात्मक नियंत्रण के लिए जरूरी है। इसमें बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं जैसे कि प्लानिंग, अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मूड स्विंग्स इत्यादि। नोएबल मेमोरी इसका पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमें किसी इंफॉर्मेशन का ज्ञान होता है, बट जब तक हम उसे किसी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज नहीं करते, उसे उपयोग में नहीं लाते, रिट्राइव नहीं करते, हम उसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का पार्ट नहीं मान सकते। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, प्लानिंग, अटेंशन एंड मूड स्विंग्स। यह क्वेश्चन है which psychological stage proceed and succeed intimacy versus isolation, यानी कौन सा जो साइकोलॉजिकल स्टेज है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के पहले और कौन सा जो है वो बाद में आता है। यह क्वेश्चन एरिक एरिक्सन के पर्सनालिटी थ्योरी से ली गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो 8 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ईगो क्राइसिस एडल्टहुड में डेवलप होता है। एडल्टहुड के पहले एडोलेसेंस स्टेज यानी किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का ईगो क्राइसिस डेवलप होता है। एडल्टहुड के बाद मिडिल एडल्टहुड यानी मध्य वयस्कावस्था की अवस्था आती है, जिसमें जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन यानी उत्पादकता बनाम स्थिरता या ठहराव की अवस्था ईगो क्राइसिस डेवलप होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, ओनली बी एंड ए। यह क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड स्केलिंग मेथड्स especially unsuitable for scaling a large number of attitude statements, यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ एटीट्यूड स्टेटमेंट्स के लिए कौन से एटीट्यूड स्केल यानी मनोवृत्ति मापनी का यूज नहीं किया जा सकता, अर्थात अनसुटेबल है। ऑप्शंस हैं पेयर्ड कंपैरिजन, इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स, समेटेड रेटिंग्स एंड सक्सेसिव इंटरवल्स। इक्वल अपेयरिंग मेथड्स यानी तुल्यभाषी अंतराल विधि, समेटेड रेटिंग्स यानी संकलित रेटिंग्स और सक्सेसिव इंटरवल्स यानी क्रमिक अंतराल विधि, इन सबको एटीट्यूड स्टेटमेंट्स जब काफी अधिक संख्या पर हो वहां पे यूज किया जाता है। जबकि जो पेयर्ड कंपैरिजन यानी युग्मित तुलना विधि है, इसका यूज लार्ज नंबर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें स्टिमुलाई का एक पेयर युग्म बनाया जाता है और जिस पर्सन पर यह मेथड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसे दोनों स्टिमुलाई पर ध्यान देते हुए बताना होता है कि वह किस स्टिमुलाई को अधिक पसंद करता है। स्टिमुलाई बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इस कारण से इसे लार्ज नंबर के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। हमारा होगा ऑप्शन 1। यह क्वेश्चन है वैभाषिका एंड स्वतांत्रिका आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैभाषिका और स्वतांत्रिका को निम्नांकित में से किससे एसोसिएटेड माना जाता है। वैभाषिका एनिसेंट बौद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी जो अभिधम है उसको दर्शाता है, जो नॉर्थ इंडियन विशेषकर कश्मीर में अधिक प्रभावशाली था। स्वतांत्रिका एक बौद्धिस्ट स्कूल था जिसे बुद्ध के शब्दों या सूत्रों को पढ़ाया जाता था, जिसमें
ये दोनों श्रावस्तीवादन स्कूल के सब ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति श्रावस्तीवादन से ही हुई थी। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, श्रावस्तीवादन। यह क्वेश्चन है, फॉर एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन एन एजुकेशनल सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी वैल्यू शोज मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शंस हैं 0.8, 0.6, 0.5 एंड 0.3। किसी भी एजुकेशनल सेटिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन यानी जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो 0.5 होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट पर आइटम्स बहुत अधिक कठिन हो तो सभी बच्चों का आईक्यू बिलो एवरेज आएगा, और अगर इजी रहे तो सबका आईक्यू हाई आएगा। इसीलिए डिफिकल्टी लेवल को हमेशा 0.5 ही होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशनल सेटिंग में इंटेलिजेंस टेस्ट का बहुत अधिक यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू बच्चों का आईक्यू मेजर किया जाता है। ये देखा जाता है कि कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट में अधिक अच्छा कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है। साथ ही इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इंटेलिजेंट बच्चे, एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे के बीच अंतर निकालना, क्योंकि इसी के बेसिस पर बच्चों को एजुकेशन दिया जाना आवश्यक होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.5 यानी ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिलोसफी का कौन सा ब्रांच एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के क्वेश्चंस के साथ डील करता है। ऑप्शंस है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसमें बताया गया है कि जरूरी नहीं कि जो बात साइंस द्वारा प्रूव की जाए वही सही है। इसमें कहा गया था कि कॉमन पीपल यानी जो आम जनता है, उनके परसेप्शन, उनके एक्सपीरियंस, उनके थॉट्स के द्वारा भी जो नॉलेज गेन की गई उसे भी सत्य माना जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, जो विलियम वुंड और टीचनर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान माना गया। थर्ड है ऑन्टोलॉजी, जिसे वास्तविकता की प्रकृति माना जाता है, जो अस्तित्व से संबंधित है। इसमें अस्तित्व से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, जैसे इसमें प्रश्न किया जाता है कि क्या वास्तव में आत्माएं होती हैं या फिर क्या ईश्वर होते हैं, अगर ईश्वर हैं तो उनका अस्तित्व क्या है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑन्टोलॉजी। यह क्वेश्चन है, अरेंज इन सीक्वेंस व्हाट एक्स डिस्क्राइब्ड कॉमनली टेक्स प्लेस इन इनसाइट लर्निंग। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इनसाइट लर्निंग यानी जो सूझ का सिद्धांत है उसके गति को एक सीक्वेंस में अरेंज करें। इनसाइट लर्निंग गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कोहलर-कॉफ का द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो लर्निंग होता है वो इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि या सूझ के माध्यम से होता है। इसमें सबसे पहले जो गोल होता है उसका सर्वे किया जाता है, एक तरह से उसका इंस्पेक्शन, उसका निरीक्षण किया जाता है। फिर उस पर अटेंशन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। फिर अपनी समझ से उस गोल को पाने के लिए कई सारे ट्रायल्स किए जाते हैं। जब उन ट्रायल्स के द्वारा सक्सेस प्राप्त नहीं होता है तो गोल को और अधिक बारीकी से और अधिक फ्रीक्वेंटली उस पर अटेंशन दिया जाता है। इसके पश्चात एक इंसाइट, एक सूझ उत्पन्न होती है और उस गोल को पाने या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का क्रिटिकल पॉइंट यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मिल जाता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ मेंटल लॉजिक थ्योरीज ऑफ रीजनिंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रीजनिंग के मेंटल लॉजिक थ्योरीज हैं उनके पार्ट्स कौन कौन हैं। मेंटल लॉजिक थ्योरी कॉग्निटिव प्रोसेस की एक थ्योरी है जिस पर रीजनिंग बेस्ड है। यह थ्योरी बताता है कि अगर हम लॉजिक के माध्यम से कोई तर्क करते हैं तो तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रीमाइस है ए बी के राइट में है, बी
सी के लेफ्ट में है, डी सी के सामने है, ई ए के सामने है, तो डी एंड ए के बीच में रिलेशन क्या है? इसमें हम प्रीमाइस के थ्रू, किसी लॉजिक के थ्रू कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यह थ्योरी बताता है कि लॉजिकल इंटरफेरेंस, जो तार्किक अनुमान है, वो हमेशा प्रैग्मेटिक इन्फेरेंसेस के संदर्भ में बनाया जाता है। यह इन्फेरेंशियल स्कीमाटा के अस्तित्व के लिए सपोर्ट को आउटलाइन करता है, तब जाकर कंक्लूजन पर पहुंचता है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, ACD, क्योंकि यह इंटरफेरेंस स्कीमाटास का सेट होता है, प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल होते हैं इसमें, और साथ ही यह एक रीजनिंग प्रोग्राम है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का 10 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर इन क्वेश्चन आंसर्स के से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही गाइज मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो नया सिलेबस है उसके प्रत्येक यूनिट के हर एक टॉपिक के हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी डिटेल्स नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ smartlearninglectures@gmail.com पर ईमेल करें। तब तक के लिए बने रहिए स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।